हेलो दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा हुआ आप सभी लोग हैं। ऐसा कट रहा है आपका दिन? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोड़ता था सीरियस होकर अपनी क्लास पे। तो यहाँ पे आपके लिए क्रोनोलॉजी चल रहा था। एक पार्ट 3 आपका, इसमें लोग पूरा मुगल दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की क्रोनोलॉजी देखेंगे। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और साथ साथ कुछ क्षेत्रीय शासक जो महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है इस क्लास के साथ आपकी जो वंशावली है, वंशावली प्लस महत्वपूर्ण जो शासक हैं आपके, इनकी क्रोनोलॉजी आपकी ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। वंशावली आपकी ख़त्म हो जाए, फिर क्रोनोलॉजी के सेकंड पार्ट पे हम लोग आ जाएंगे। आपको पता होगा कि आपने पहली क्लास देखी होगी मेरी क्रोनोलॉजी पर। मैं बताया था किस तरीके से हम लोग क्रोनोलॉजी पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गुलाम वंश का आता है बात। गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के आपके बहुत सारे वंश आते हैं। दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे वंश आते हैं। उन वंश के अंदर बहुत सारे शासक होते हैं, ठीक है ना। तो उनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे गुलाम वंश आता है दिल्ली सल्तनत में। फिर आपका आता है, पहले गुलाम वंश आता है आपका। फिर आपका आता है खिलजी वंश। दूसरा आता है आपका दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश आता है। फिर तीसरा आपका आएगा तुगलक वंश आएगा आपका, तुगलक वंश आएगा आपका। फिर चौथा आपका आएगा यहाँ पे सैयद वंश आ जाएगा, सैयद वंश आ जाएगा। और सैयद वंश का पांचवा आपका लोधी वंश आ जाएगा, पांचवा का लोधी वंश आ जाएगा। मुगल वंश देखो कौन कौन सा, आप यदि गौर से देखो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश, फिर आपका लोधी वंश। एक किस्म का दिल्ली सल्तनत में। ये आपकी दिल्ली सल्तनत की वंशावली से पहला क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश ने शासन किया है। ये 5 वंश आपके, इनका शासन आ गया, ठीक है ना। अप्रमुख शासक कौन कौन से हो सकता है? सबसे पहले गुलाम वंश देखते, गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक आप क्या आएंगे, संस्थापक रहेंगे। दिल्ली सल्तनत की नींव डलती है और कुतुब मीनार की शुरुआत। आपको बता दो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था। आपके संस्थापक रहे दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। और कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण कराया था, ठीक है ना। आपको बताना है, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था या किसका सेनापति था। चलो, दूसरे आते हैं आपके आराम शाह। तीसरे आपके आते हैं इल्तुतमिश। चौथे आपके रुकनुद्दीन फिरोज शाह। पांचवें आते हैं आपके रजिया सुल्तान। छठे में आते हैं कि मुइजुद्दीन बहराम शाह। फिर आपके आते हैं अलाउद्दीन मसूद। फिर आपके आते हैं नसरुद्दीन महमूद। फिर गयासुद्दीन बलवन, यहाँ पे आता है गयासुद्दीन बलवन, इसमें आता है। फिर आते हैं आपके महजुद्दीन कैकुबाद, ठीक है ना। यहाँ पे आपके एक गुलाम वंश में आते हैं। गुलाम वंश में ये लोकल है भाई। भाई छोटा भाई आया आज, बहुत मस्ती हो गया रात में। चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक रहा है, दिल्ली सल्तनत का क्या संस्थापक रहा है। और कुतुब मीनार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसका इसने निर्माण कराया था आराम साहब। भाई हो गया कि कुछ और है, कदा का मुतला, सॉरी। आराम से कमजोर शासक था यहाँ पे, अल्पकालिक रहा है और इल्तुतमिश द्वारा आपदस्थ कर दिया गया था। इल्तुतमिश द्वारा आपदस्थ कर दिया गया। फिर आते हैं इल्तुतमिश आपका, सल्तनत को उसने क्या सुदृढ़ किया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, आपका एक पहला प्रश्न यही से बन जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है ना। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह अल्पकालिक राजा रहा है। रजिया द्वारा आपदस्थ कर दिया गया था, रजिया द्वारा आपदस्थ कर दिया गया था। आपको बता दूं, इल्तुतमिश ने लिखित रूप में अपने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि रुकनुद्दीन बड़ा बेटा था, तो जो उस टाइम पे अन्य लोग हुए, जो आपके क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते थे, नाम याद यहाँ पे वो, इन उन लोगों के सपोर्ट से क्या हो गए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को क्या बना दिया गया था, सुल्तान बना दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन रजिया सुल्तान ने मांग की, समाज के सामने गई, विद्रोह किया, तब जाके समाज के अनुरूप रजिया सुल्तान को क्या बनाया गया, सुल्तान बनाया गया। और पहली महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत, पहली महिला शासक थी। हालांकि विद्रोह कर हटा दी गई थी, इसकी हत्या कर दी गई थी। मुइजुद्दीन अहमद शाह कमजोर शासक था,
मंगोलों का इसके समय दबाव था। तो मंगोल आक्रमण की बात की जाए, मंगोल आक्रमण की बात, तो मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के समय मंगोल आक्रमण होने लग गया था। फिर अलाउद्दीन मसूद अस्थिर शासन था। बलबन का प्रभाव यहाँ पे बढ़ा, बलबन का प्रभाव यहाँ पे बढ़ा। नसरुद्दीन महमूद के समय पे बलबन का नियंत्रण हुआ और शासन स्थिर हुआ। आप देखो बलबन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बलबन खुद शासक बन जाता है, यहाँ पे बलबन खुद शासक बन जाता है, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन मसूद अस्थिर शासन, बलबन के प्रभाव। नसीरुद्दीन महमूद, बलबन का नियंत्रण और शासन स्थिर। गयासुद्दीन बलबन को शक्तिशाली शासक था, गयासुद्दीन बलबन शक्तिशाली शासक था। मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध किया और प्रशासनिक सुधार के लिए आगे बढ़ा। मंगोल आक्रमण का प्रतिरोध किया इसने और प्रशासनिक सुधार के लिए आगे बढ़ा। मुइज़ुद्दीन कैकूबाद आपका बात करें यहाँ पे, तो अंतिम गुलाम शासक क्या था, अंतिम गुलाम शासक था। मुइज़ुद्दीन कैकूबाद आपका अंतिम गुलाम शासक था। खिलजियों द्वारा आपदस्थ कर दिया गया था, खिलजियों द्वारा आपदस्थ कर दिया गया था। तो बलबन का उत्तराधिकारी कैकूबाद आएगा, यहाँ पे ध्यान देना, बलबन का उत्तराधिकारी कैकूबाद आएगा। यहाँ पे आपको नसरुद्दीन महमूद शाह के समय बलबन था, अलाउद्दीन मसूद के समय बलबन था, ठीक है ना। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के बलबन भी था, रजिया के समय भी बलबन था, नसीरुद्दीन फिरोज शाह के समय बलबन था, और इल्तुतमिश के तहत भी बलबन था। तुर्कान चहलगामी, हाँ नाम तुर्कान चहलगामी, तुर्कान चहलगामी में जो बड़े बड़े मौलवी थे, तुर्कान चहलगामी, इसको बलबन ने नष्ट किया था। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी बनाया था। 40 सदस्यों का एक साथ 40 सदस्यों का एक ग्रुप था, समूह था, ठीक है ना, जो कि इन सब के समय पे आ रहा था। तो इसलिए पूछा जाएगा बलबन के समय कितने शासकों से समय रहा है बलबन। तो इसको नसीरुद्दीन महमूद शाह को आपदस्थ करके गयासुद्दीन बलबन स्वयं क्या बन गया था, एक क्या बन गया था, शासक सुल्तान बन गया था, और मंगोलों का आक्रमण का प्रतिरोध किया था। और मंगोलों पर विजय प्राप्त भी इसने मानी जाती है कि इसकी जो प्रशासनिक नीति था, सुरक्षा बल की नीति, इसकी सुरक्षा बल की नीति मजबूत थी, जिससे मंगोलों का इसने प्रतिरोध किया, ठीक है ना। अब आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में आपका आते हैं जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसको हम लोग जलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, पूरा नाम जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक था, उदार शासक था, अलाउद्दीन द्वारा हत्या कर दिया, हालांकि उदार नहीं था, कहने को उदार था, उदार नहीं था मेरे हिसाब से। अलाउद्दीन खिलजी आते दूसरे, जलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी आता है। सबसे शक्तिशाली शासक, देवगिरी पर, चित्तौड़ पर दक्षिण भारत की विजय किया, और बाजार व्यवस्था, आपने 6 समितियां पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना। सियाबुद्दीन उमर, सियाबुद्दीन उमर अल्पकालीन था, कुतुबुद्दीन मुबारक द्वारा नियंत्रण कर लिया गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कमजोर शासक था, ग्यासुद्दीन तुगलक द्वारा इसको हटा दिया गया, और ग्यासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, तुगलक वंश की स्थापना की, ठीक है ना। दिल्ली को सुदृढ़ बनाया और तुगलकाबाद की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि एक विवादास्पद शासक रहा है। दौलताबाद स्थानांतरण से राजधानी की। टोकन मुद्रा इसने चलाई थी, विद्रोह किया था, आपको पता है एमबीटी के नाम से इसको जानते हैं, एमबीटी के नाम से जानते हैं। आपको तो किसने इसको मूर्ख शासक कहा है और किसने इसको मूर्ख शासक नहीं कहा है, मतलब कि मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर सत्य क्या है कि मूर्ख शासक नहीं था, बताओ। पीवाई क्यों पूछा गया है, मैंने आपको पढ़ाया है। फिरोज शाह तोगलक की बात करते हैं, तो प्रशासनिक सुधार किया, फिरोजाबाद हिसार की स्थापना करता है, उदार शासक होता है, ठीक है ना। हिसार, फिरोजाबाद हिसार, कुछ नगरों की, इसकी समय में नहर प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, पढ़ो पीवाईक्यू में आया था। अभी तो हम लोग सिर्फ वंशावली पढ़ रहे हैं, कुछ शब्द यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दी, वो काम के नहीं है, आप तो सिर्फ वंशावली लिखेंगे, नोट्स में याद करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक अल्पकालिक था, आंतरिक अस्थिर था, इसके समय फैली। अब्रू वक्र शाह यहाँ पे आया, कमजोर शासक हुआ। नसरुद्दीन महमूद शाह आया, ठीक है ना, जिसके साथ तैमूर का आक्रमण होता है। तो याद रखना, पूछा जाएगा 1398 में, 1398 में, 1398 में, 1398 में इसका तैमूर का आक्रमण होता है नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद शाह के समय पे। अंतिम यहाँ पे होता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह पर महमूद तुगलक अंतिम शासक होता है। अंतिम शासक होता है, दिल्ली सल्तनत का राष्ट्र होता है, और सैयद वंश का उदय शुरू हो जाता है। और सैयद वंश में आप देखो तो खिज्र का आपको देखेंगे, मुबारक शाह आपको देखेंगे, महमूद शाह आपको देखेंगे, और आलम शाह देखेंगे, ठीक है ना। तो खिज्र का जो होता है, पूछा जाता है खिज्र का क्या है, लोधी वंश सैयद वंश का संस्थापक है, तैमूर के प्रतिनिधि थे, कमजोर शासन यहाँ पे किया इन लोगों ने। मुबारक शाह की बात करें, शासन को स्थिर करने का प्रयास किया, और विद्रोह का सामना यहाँ पे किया इन लोगों ने, ठीक है ना। फिर बात करें मोहम्मद शाह की, ठीक है ना, तो अस्थिर शासन के समय पे था। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है, क्या होता है, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। आलम शाह की बात करें हम लोग, सैयद वंश का अंतिम संस्थापक था, और लोधिया द्वारा इसको हटा दिया गया था। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, देखो पूरी वंशावली पढ़ते हैं। तो गुलाम वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, रजिया फंस गई गुंडों के चंगुल में, याद रखना, ठीक है ना। मुइज़ुद्दीन अरहम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, मुइज़ुद्दीन कैकूबाद,
जलाउद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, सियाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अबरू बकर शाह, नसरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, महमूद तुगलक। सैयद वंश में आते हैं खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। क्या? खिज्र खां, मुबारक शाह, महमूद शाह, आलम शाह। लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक है ना? तो बहलोल लोधी आपका संस्थापक होता है। संस्थापक देखो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत मुख्य रूप से आप क्रोनोलॉजी में क्या याद करोगे? एक तो दिल्ली सल्तनत में चार पांच वंश हुए आपके, इन पांच वंशों को याद करोगे। पहले दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश आया, फिर आपका खिलजी वंश आया, फिर आपका तुगलक वंश आया, फिर आपका सैयद वंश आया, फिर आपका लोधी वंश आया। फिर इनके संस्थापक याद करोगे कि संस्थापक किसका कौन रहा। आज सकते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है, आपको याद होगा। फिर आए खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी हुआ है। फिर सैयद, फिर आपको कौन आया था? तुगलक वंश। तो यहाँ पे कौन सा तुगलक वंश का संस्थापक देखो, तुगलक वंश में कौन आया था? गयासुद्दीन तुगलक आ गया था आपका, ठीक है ना। फिर सैयद वंश में खिज्र आ गया, और लोधी वंश में बहलोल लोधी आ गया। लोधी वंश में बहलोल लोधी आ गया आपका संस्थापक के रूप में, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में केंद्र के शासन, इस्लामी वास्तुकला, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और मंगोल तुर्क आक्रमण का प्रतिरोध किया। आपको पता है यहाँ पे स्थापत्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, स्थापत्य की विशेषताओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो आपको पढ़ना, जब भी आप पढ़ोगे तो उसकी विशेषताएं पढ़ोगे, ठीक है ना। मुगल वंश के समय कालक्रम, मुगल वंश के समय कालक्रम की बात करते हैं। मुगल वंश के समय शासक कालक्रम, तो बाबर, बाबर की बात करें, शासक बाबर आया पहले। मुगल वंश, मुगल वंश बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, इनका कार्यक्रम आपको याद रखना, क्रोनोलॉजी पूरी। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फरुख सियर, रफीउद्दराज, शाहजहां द्वितीय। एक मिनट, आधी कहाँ गई भाई पीडीएफ? मैं एक मिनट दूसरी पीडीएफ लगा लूँ, उसमें आधे से ज़्यादा गायब है, सॉरी। भाई मैं सोचूं आधे लोग तो भाग ही गए इसमें से। हमारे भी शिवाजी महाराज लोग तो आए नहीं है, शिवाजी महाराज लोग को भी पढ़ना, हमने सोचा कहाँ भाग गए। ये मुगल वगल तो आसान से मिल जाते हैं, पर जो मुख्य हमारे वो तो मिलना चाहिए ना। मैं चलो, तो मुगल वंश में आते हैं हम लोग। तो बाबर का डावर आ जाएगा यहाँ पे, बाबर का डावर आ जाएगा पहले, फिर आपके आ जाएंगे हुमायूं आ जाएंगे, फिर अकबर आ जाएंगे आपके, फिर जहांगीर महोदय आपके आ जाएंगे, फिर शाहजहां आपके आ जाएंगे, औरंगजेब महोदय आपके आ जाएंगी, बहादुर शाह फितम आ जाएंगे, जहांदर शाह आ जाएंगे, फरुखशियर आ जाएंगे, रफीउद्दराज आ जाएंगे, शाहजहां द्वितीय आपके आ जाएंगे, महमूद शाह, फिर अहमद शाह बहादुर आ जाएंगे, आलमगीर द्वितीय आ जाएंगे, शाह आलम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह आपके आ जाएंगे। अब सुनो, यहाँ पे आपको याद क्या करना है। मुगल काल में आपको क्रोनोलॉजी कैसे याद करनी है? मुगल काल में आपको दो पार्ट से बांटना है। एक तो औरंगजेब के पहले, बिफोर औरंगजेब, एक आफ्टर औरंगजेब, मतलब कि शुरुआती मुगल और मुगल उत्तराधिकारी या अंतिम मुगल शासक जिसको बोलते हैं उनको, ठीक ना। तो उत्तराधिकारी मुगल शासक और कमजोर उत्तराधिकारी शासक कब से बोलते हैं? या विक्टिम का काल बोलते हैं, औरंगजेब के बाद से विक्टिम का काल बोलते हैं। तो इनको आपको याद रखना, ठीक है ना। दो तरीके से बता दिया आपको याद करना। अब आते हैं मुगल में, पहले बाबर आ गया। बाबर आपको पता है संस्थापक रहा है मुगल काल का, जिसने पानीपत की लड़ाई लड़ती है और इब्राहिम लोदी को हराया है। पानीपत की लड़ाई लड़ी कब? 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी के समय पर लड़ी और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ पे हुमायूं आता है, हुमायूं बाबर का पुत्र होता है, लेकिन शेर शाह सूरी इसको हरा देता है। शेर शाह सूरी इसको हरा देता है और बीच में शासन करने लगता है। बाद में शेर शाह सूरी पुनः, शेर शाह सूरी को हुमायूं, अकबर हरा देता है, अकबर हरा देता है, हुमायूं हरा देता है, शेर शाह सूरी को हुमायूं हरा देता है और पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो आप लिखा है बाबर का पुत्र था, शेर शाह सूरी से हार होती है, हालांकि 1555 में फिर से दिल्ली पर कब्जा प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना, दूसरा शासन। तो हुमायूं के बारे में याद रखना, दो कार्यकाल इसके माने जाते हैं, 1530 से 1540 और 55 से 56। अकबर की बात करें, सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है। पानीपत की दूसरी लड़ाई से लड़ी है 1556 से। राजपूत नीति इसकी है और दीने इलाही इसका है। मनसबदारी व्यवस्था इसकी, साम्राज्य विस्तार इसका, ठीक है ना। क्या सबसे शक्तिशाली शासक रहा है? पानीपत की दूसरी लड़ाई से लड़ी है। राजपूत नीति, दीने इलाही, मनसबदारी व्यवस्था, साम्राज्य विस्तार। मैं आपको बता दूं, क्रोनोलॉजी क्लास चल रही है, तो आपको अन्य फैक्ट पे याद नहीं रखो तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप सिर्फ क्रोनोलॉजी पे नोट्स में लिखेंगे। अन्य फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यदि आप क्लास देख रहे हैं तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज होते हैं बस। यहाँ अन्य पॉइंट मैं इसलिए साथ में रख रहा हूँ कि यदि आप क्लास देख ही रहे हैं तो आप कुछ अन्य पॉइंट इंपॉर्टेंट वाले रिवाइज होते हैं। बात आती है यहाँ पे आपकी जहांगीर की, जहांगीर महोदय की। जहांगीर महोदय आपके अकबर के पुत्र थे। इनका शुद्ध नाम नूरुद्दीन था, नसरुद्दीन या नसरुद्दीन था। ये चित्रकला और न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है। नूरजहाँ का इसके शासनकाल में प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना, जहांगीर का। फिर शाहजहाँ का आते हैं, तो जहांगीर का पुत्र था। यहाँ पे वास्तुकला का स्वर्णयुग था। जहांगीर के समय पे चित्रकला का स्वर्णयुग, यहाँ पे वास्तुकला का स्वर्णयुग था।
ताजमहल, लाल किला, दक्कन और मध्य एशिया में अभियान इसने चलाए। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था, सबसे लंबा शासन रहा है, साम्राज्य का अधिकतम विस्तार रहा है, मराठों, सिखों, जाटों ने इसके समय विद्रोह किया है, ठीक है ना। तो औरंगजेब के समय जो विद्रोह हुए इसको लेके विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न मत दिए हैं, जब आप पढ़ेंगे उसको विभिन्न अच्छे से पढ़ लेना। बहादुर शाह की बात करें, बहादुर शाह प्रथम, यहाँ से उत्तराधिकारी मुगल होते हैं, ये आपकी दूसरी क्रॉलॉजी यहाँ से बनती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। बहादुर शाह प्रथम की बात करें तो औरंगजेब का पुत्र था, शाह ए बेखबर नाम से जाना जाता है, शाह ए बेखबर, ये उपाधियां याद रखना, पूछी जाती हैं। शाह ए बेखबर नाम से बहादुर शाह प्रथम जाना जाता है। सिख और राजपूत विद्रोह और कमजोर शासन के समय भी देखा गया। जहादर शाह की बात करें तो अल्पकालिक समय था, सैयद बंधुओं का प्रभाव था और अक्षम शासन था। फर्रुखसियर की बात करें तो सैयद बंधुओं द्वारा नियंत्रित और ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यवहारिक रियासतें दी गई। फर्रुखसियर 1707 का इसका फरमान आपको पता होना चाहिए, फर्रुखसियर का, ठीक है। जहादर शाह, फर्रुखसियर, बहादुर शाह प्रथम। फिर आते हैं रफ़ीउद्दर्राज, यहाँ पे अल्पकालिक स्रोत इसके मिलते हैं। फिर शाहजहाँ आते हैं, सैयद बंधु द्वारा नियुक्त होता है, सैयद बंधु द्वारा नियुक्त होता है शाहजहाँ। देखो यहाँ पे आपको सैयद बंधु दिख रहे हैं, यहाँ पे सैयद बंधु दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे ऊपर बलबन महत्वपूर्ण हो जाता है आपको कि बलबन ने किस किस शासन का काल देखा है, ऐसे यहाँ पे सैयद बंधु यहाँ से आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना। पटक पटक करते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, इसके बाद नादिर शाह का आक्रमण होता है। यहाँ पे आपको नादिर शाह का आक्रमण याद रखना है। दिल्ली सल्तनत में आपको तैमूर का आक्रमण याद रखना है। वहाँ पे भी महमूद शाह किसके टाइम पर, तो दिल्ली सल्तनत में देखो आप गौर से, दिल्ली सल्तनत आप देखो, तैमूर का आक्रमण हो रहा था आपका 1398 में हो रहा था ना। गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे कहाँ गया, तैमूर आक्रमण यहाँ पे हुआ था, जो 1398 में आपको दिख रहा है ना। नसरुद्दीन महमूद शाह, तो दोनों नाम एक से हैं, इसलिए डाउट में मत होना। नसरुद्दीन महमूद शाह आपका, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था, इसके बाद तैमूर का आक्रमण होता है, तैमूर का आक्रमण होता है। तो यहाँ पे आपका याद रखना, आपका नादिर शाह का आक्रमण होता है, जो कोहिनूर हीरा लेके चला जाता है, कोहिनूर हीरा लेके चला जाता है, और मराठों और अफगानों का यहीं पर उदय होने लगता है। तो अहमद शाह बहादुर, कमजोर शासक था, अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पे आक्रमण किया। तो अहमद शाह बहादुर, और इसी के समय पे क्या, अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है, अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है। तो नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण याद रखना। आलमगीर द्वितीय की बात करें, पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है यहाँ पे 1761 में, मराठा और अफगानों का संघर्ष होता है आलमगीर तृतीय के समय। शाह आलम द्वितीय की बात करें तो बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। शाह आलम द्वितीय, आपको याद होगा इलाहाबाद की संधियाँ होती हैं, शाह आलम द्वितीय के साथ होती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण होता है, नाम मात्र का शासन होता है। अकबर द्वितीय की बात करें तो पूर्णतः कंपनी का दिन और दिल्ली में शासन सीमित। बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो अंतिम मुगल शासक था, 1857 क्रांति का प्रतीक था, ब्रिटिश द्वारा निर्वासित कर दिया गया, का रंगून भेज दिया गया था और मुगल वंश का पतन हो गया। मुगल वंश ने भारतीय मुगल कला, चित्रकला, ताजमहल मतलब वास्तुकला, प्रशासन और संस्कृति को समृद्ध बनाया। औरंगजेब के बाद वंश का पतन शुरू होने लग गया। अब आता हूँ मराठा छत्रपति शिवाजी। मुझे लगता है कि इनको मराठा को अलग से करना चाहिए, है कि नहीं। तो मैं जस्ट इसके बाद आपको तुरंत वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो इसमें हम लोग क्या मराठा पढ़ेंगे, ये क्षेत्रीय शासक, क्या आपके क्षेत्रीय शासक है। एक मराठा, एक आपके अंदर अलग ही उभरा होगा। पेशवा पूरे पढ़ेंगे क्रम से, पेशवाओं की क्रोनोलॉजी बार बार पूछी गई है। सिख साम्राज्य पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, सुलभ वंश पढ़ेंगे, तुलुप वंश पढ़ेंगे, अलीबुड़ वंश पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहमनी सल्तनत पढ़ेंगे, बीजापुर, आदिलशाही, जितना भी है मैं आपको नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें है, ठीक है ना। तो इसमें दिल्ली और मुगल हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे। आपको लग रहा होगा मैं बहुत सारी क्लास लेके आऊँ क्रोनोलॉजी की, इसलिए लेके आ रहा हूँ छोटी छोटी क्लास जिससे आपको याद हो सके, जिससे आपको परेशान ना होना पड़े। और मैं आपसे क्या कहा, क्रोनोलॉजी के आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको सिर्फ वंश लिखना है और नाम लिखते जाना बस। और ऐसे बनाओगे आप लोग, ऐसे नहीं बनाओगे, ऐसे चार्ट बना के बनाओगे। एक पेज में 4 वंश आपके आना चाहिए। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, बीच में शुरू नहीं करोगे, एक लाइन बराबर खींचोगे, फिर दूसरे वंश, मतलब ऐसा करोगे ना, तो हो सकता है आपकी किसी वंशावली यहाँ तक खत्म हो जाए, दूसरी वंशावली यहाँ पे, तीसरे की यहाँ पे। तो आप ऐसे नहीं करोगे यहाँ पे कोई लिखने नहीं, आप प्रॉपर लाइन खींचो, फिर यहाँ से लिखना शुरू करोगे वंशावली है, ठीक है ना। और मैं कहूँगा चार्ट बना के अपनी दीवार पर चिपका लो वंशावली का, 2 से 3% यहाँ से बनते ही है वंशावली से, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।